हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? जैसा कि आप सब जानते हो कि हम लोग ट्रांसजेंडर के बारे में पहले काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। हमने पढ़ा था कि ट्रांसजेंडर क्या होते हैं, जिसके अंतर्गत हमने जाना था कि यदि कोई बच्चा पैदा होता है और उसकी बायोलॉजिकल एनाटॉमी पुरुष की तरह है, लेकिन भविष्य में पता चलता है कि उसका स्वभाव या उसके एट्रीब्यूट्स तो या उसके कोई लक्षण महिलाओं की तरह हैं, है ना, या मान लीजिए फीमेल की तरह है, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसजेंडर, है ना, ट्रांसजेंडर वुमेन। ऐसे ही मान लीजिए अगर कोई पैदा होते समय जिसका बायोलॉजिकल एनाटॉमी फीमेल की तरह है ना, अर्थात वह जननांग है जो महिलाओं के होते हैं, लेकिन जब वो 11-12 साल की होती है तो उसको ये फील होता है कि उसके अंदर महिलाओं जैसा स्वभाव नहीं है ना, अर्थात जैसी महिलाओं के अंदर लक्षण होते हैं उस तरह का स्वभाव नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ट्रांसजेंडर मैन, है ना। इस तरह आपको मैंने बताया था। मैंने कई और तरीके के लोगों को बताया था, है ना। मैंने बताया था कि अभी तक हम जो दो जेंडर मानते हैं कि महिला और पुरुष होता है, उसके बीच में भी बहुत से लोग होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? जेंडर स्पेक्ट्रम, है ना। आते समय जब मैं आ रहा था इस संस्था में पढ़ाने के लिए, तब मुझे एक पढ़ा लिखा एक युवक मिला, तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये बताओ, है ना, परिचित का था, वैसे किसी से पूछता तो लड़ भी जाता, तो मैंने उससे कहा ये बताओ कि ट्रांसजेंडर कौन होते हैं? तो उसने क्या कहा कि जो लोग सड़क में भीख मांगते हैं, ताली बजाते हैं, या जो लोग ट्रेन में भीख मांगते हैं। तो मुझे लगा कि हमारे समाज में अभी भी पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता कि ट्रांसजेंडर क्या होता है ना। मुझे उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि ट्रांसजेंडर क्या होता है। तो इसको ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ लैंगिक अनपढ़ या कहिए जेंडर लिटरेसी नहीं है ना। अब बताइए इस समाज को क्या आप सभ्य समाज कहोगे? एक ऐसा समाज जो अपने ही कई भाई बहनों या अपने ही समुदाय के लोगों को पूरी तरह से ना जानता हो, उसको शायद सभ्य समाज नहीं कहा जाएगा, है ना। हम लोग क्यों केवल अपने तक बात सोचते हैं, है ना। यदि मान लीजिए कोई एससी समुदाय से है और एससी के साथ अगर गलत होता है तो उसको तो बड़ा बुरा लगता है। यदि कोई मान लो मुस्लिम समुदाय से है और मुस्लिमों के साथ गलत लगता है, उसको बड़ा बुरा लगता है। यदि कोई मान लो मानव समुदाय से है और मानवों के साथ जब गलत होता है तो उसको बड़ा बुरा लगता है। तो ऐसे ही इस समुदाय के ऊपर क्या बीतती होगी जिसके साथ सदियों से गलत हुआ होगा। उसके दर्द को अब समझना होगा हमें, ये हमारी जिम्मेदारी है, एक इंसान के तौर पे, एक अधिकारी के तौर पे, एक छात्र के तौर पे, एक शिक्षक के तौर पे। शिक्षा का मात्र उद्देश्य इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि एक नौकरी हो बस, उससे भी बहुत बड़ा उद्देश्य है। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझेंगे, महसूस करेंगे। मेरे लिए पढ़ाई का हमेशा उद्देश्य रहा है कि आप सबका ऐसा बौद्धिक विकास हो कि ना आप केवल अधिकारी बनो बल्कि एक शानदार अधिकारी बनो, है ना। आप सभी आईएएस का नाम जानते हैं क्या? नहीं ना। जानते किसका नाम है? टीएन शेषन का, या और भी अच्छे कुछ अधिकारी हैं। तो क्यों? क्योंकि वो सबसे शानदार अधिकारी था। तो इसीलिए हम लोगों को एक शानदार अधिकारी बनना है। तो चलिए आज वापस चलते हैं अपने विषय की ओर, और सबसे पहले आज समझेंगे कि ट्रांसजेंडर का सशक्तिकरण होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले बता रखा है कि अभी तक उनके साथ जो हो रहा था वो अन्याय था। अब अन्याय को खत्म करना है तो मतलब उनका सशक्तिकरण जरूरी है, ठीक है। तो कहा जाएगा कि उनका सशक्तिकरण जरूरी है, ठीक है। तो फिर मन में सवाल आएगा कि भाई सशक्तिकरण करने के फायदे क्या होंगे, ठीक है ना। हमें फायदे भी तो समझने होंगे, या ये कहिए कि उनका सशक्तिकरण क्यों करें। ऐसा थोड़ी कोई काम कर देंगे, हमें उसका जवाब दो, क्यों करें सशक्तिकरण। फिर हम समझेंगे कि अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या तरीका होना चाहिए सशक्तिकरण का। फिर दूसरी बात हम समझेंगे कि अभी तक भारत सरकार या भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय को लेकर क्या भावनाएं थी, क्या मशीनरी, प्रशासनिक मशीनरी में उनके लिए क्या प्रावधान थे, कानून में क्या प्रावधान थे। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि जो भी वर्तमान में परिवर्तन आ रहा है उसका क्या कारण है। उसके बाद एक सवाल आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे आप लोग बताइए कि सशक्तिकरण क्यों जरूरी है। सशक्तिकरण क्यों जरूरी है?
तो मुझसे अगर कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा कि सशक्तिकरण सबसे पहले इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सामाजिक न्याय के लिए है, सामाजिक न्याय के लिए, है ना। ये एक एक शब्द याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो कहोगे सामाजिक न्याय क्या होता है, तो मैं कहूँगा समाज में, ये मान लो अगर हमारी सोसाइटी है तो समाज के हर इंसान को क्या हो, ये मान लो 4 इंसान है ना, तो समाज के हर इंसान को बुनियादी ज़रूरतों की वस्तुएं मिले या चीज़ें मिले। अब बुनियादी ज़रूरत क्या होती है, रोटी, कपड़ा, मकान और गरिमा, इज्जत। आपको पता होगा यदि आपको खूब पैसा दे दें लेकिन रिस्पेक्ट नहीं दें तो आपको कभी अच्छा नहीं फील होगा, है ना। तो समाज में हर व्यक्ति की एक गरिमा है, डिग्निटी है। अगर हमने दलितों का उत्थान किया तो क्यों किया, ताकि उनका डिग्निटी बढ़े, है ना। हमने महिलाओं का उत्थान किया तो क्यों किया, क्योंकि उन्हें समाज में सम्मान मिले। हर महिला की यह अधिकार है कि वो गरिमा के साथ जीवन जी सके, गरिमापूर्ण जीवन जी सके, है ना। उसको सम्मान मिले समाज से, समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान मिले, वो समाज के किनारे कहीं वंचित समुदाय के तौर पे नहीं रहे। तो ये होता है सामाजिक न्याय, अर्थात समाज के हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। आरक्षण क्यों देते हैं, ताकि जो वर्ग एक समय का दबा कुचला वर्ग था उस वर्ग को न्याय मिले। क्यों, क्योंकि उसको नौकरी मिलेगी तो समाज में इज्जत मिलेगी, है ना। मैंने आरक्षण पे बहुत अच्छी क्लास ली है, अगर आपको अच्छी लगे तो देखिएगा एक बार। तो वैसे ही अब आप ये सोचिए कि एक ऐसा वर्ग जिसको पहचान ही नहीं पता, एक ऐसा वर्ग जिसको आज तक हमने उसकी पहचान ही नहीं दी, एक ऐसा वर्ग जिसको हमने समाज के हाशिए पे रखा, जिसको कोई डिग्निटी नहीं दी, जिसको कोई सम्मान नहीं मिला, तो क्या ये उचित है? बिल्कुल नहीं। अगर हम कहते हैं कि हमें समाज में सबको एक सा सम्मान देना, एक सी गरिमा देनी है, समाज में सबको बुनियादी जरूरतें की वस्तुएं और सेवाएं देनी है, तो फिर ये बात भी है कि हमें इस समुदाय को, ट्रांसजेंडर समुदाय को भी क्या मिलना चाहिए, ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज के सारे अधिकार मिलने चाहिए। समाज में जो अधिकार एक सामान्य लोग व्यक्ति को है या किसी भी व्यक्ति को है, वो अधिकार उनको भी मिलना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ न्याय हो, सामाजिक न्याय हो, इसलिए हमें उनका सशक्तिकरण करना होगा। दूसरी बात, क्यों करना होगा सशक्तिकरण? अगर मैं कहूं कि यह हमारे राज्य का कर्तव्य है ना। दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि यह हमारे क्या है, स्टेट की ड्यूटी है ना, या ये कह सकते हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, संवैधानिक दायित्व है। क्योंकि अब समझिए, संविधान व राज्य एक हो गए, है ना। हमारा राज्य वही करता है ना जो हमारे संविधान ने कहा है, और हमारे संविधान ने क्या कहा है कि सभी लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21। तो बताओ, ये जरूरी हक नहीं बनता कि उनको भी गरिमा मिले, है ना। सभी को आर्टिकल 14 के तहत क्या प्राप्त है, कानून का समान संरक्षण। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि उस समुदाय को भी कानून का समान संरक्षण मिलना चाहिए? अगर वो लोग के साथ अन्याय हो रहा हो तो उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए, उन्हें कानून के द्वारा सुरक्षा मिलनी चाहिए। आपको पता है कि कई ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ रेप होता है, लेकिन वो पुलिस चौकी भी नहीं जाते, क्योंकि पुलिस चौकी में पुलिस ही उनका शोषण करने लगती है। तो ये कैसा संविधान है हमारा? अगर संविधान में लिखा है तो उनको मिलना चाहिए, है ना। संविधान में क्या लिखा है, हम भारत के लोग भारत को, है ना। अगर उसमें लिखा है ना हम भारत के लोग, ऐसा तो नहीं लिखा ना कि हम भारत के लोग माइनस ट्रांसजेंडर समुदाय। तो जब हम भारत के लोग लिखा है, अर्थात भारत का हर एक व्यक्ति संविधान से सब कुछ पाने का अधिकारी है ना। तो फिर ट्रांसजेंडर समुदाय भी उस संविधान के तहत संरक्षित है, उसे संविधान से हर वो सम्मान, गरिमा सब मिलना चाहिए जो संविधान सबको देता है। तो आप कहोगे ये संवैधानिक दायित्व है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये स्टेट की ड्यूटी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि समाज के पिछड़े वर्ग के साथ क्या करेगा, समाज विशेष देखभाल करेगा। ठीक है, आप ये देखिए, अगर एक ट्रायंगल और देखा जाए तो ये बताइए कि अल्पसंख्यकों को हमने ज़्यादा अधिकार दिए हैं,
क्यों? क्योंकि उनकी ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत है ना। जो संख्या में कम है या कहिए जो कमज़ोर है उनको विशेष रूप से केयर की जाती है ना। अरे एक माँ के 2 बेटे हों, अगर एक बेटा बीमार हो, एक बेटा स्वस्थ हो, तो बीमार वाले बेटे की ज़्यादा केयर करेंगे। तो ये देश भी तो एक माँ की तरह है। तो फिर उस वर्ग को क्यों हम छोड़ रहे हैं? जो वर्ग हमारा विशेष रूप से इस समय बीमार है, क्योंकि हमने उसको साथ अन्याय किया है, उसको वंचित रखा है। गलती किसकी थी? गलती बहुसंख्यक की थी और उन्होंने कुछ लोगों के साथ अन्याय किया। तो आज ये हमारा दायित्व बनता है कि उन अल्पसंख्यकों को हम विशेष स्थान दें। वो लैंगिक रूप से अल्पसंख्यक है ना। जिस तरह से भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक होते हैं, तो लिंग के आधार पर अल्पसंख्यक नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते। उनका अलग संस्कृति है, बिल्कुल उनकी अलग आवश्यकताएं हैं, तो उसको समझना होगा। फिर आप ये कह सकते हो कि संवैधानिक दायित्व तो हो गया, ठीक है, राज्य का कर्तव्य हो गया, सामाजिक न्याय हो गया। फिर मैं कहूं कि आप एक तरफ कहते हो कि आप लोकतांत्रिक देश हो। लोकतांत्रिक देश का क्या मतलब होता है? यहां पर सब लोग समान हों, अर्थात सबके समान अधिकार हों। तो ये बताइए, जब आप कहते हो कि आप डेमोक्रेसी वाले देश हो और कहते हो कि हम विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, तो ये आपका दायित्व बनता है कि समाज के सब लोगों को क्या दो? समान रूप से महत्व दो। वो चाहे महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, सबको आपको बराबर अधिकार देने हैं। यही तो डेमोक्रेसी की खासियत होती है। यहां पर सब व्यक्ति क्या होते हैं? समान। अरे भाई यही तो है, क्योंकि राजतंत्र होता है, वहां क्या होता है? एक परिवार को विशेष स्थान होता है, बाकी सब कोई निचले होते हैं। लेकिन लोकतंत्र में सब एक से हैं, सब कोई समान है। तो जब लोकतंत्र में यह कहा जाता है सब समान है, तो फिर इस वर्ग को क्यों अभी तक कोई पहचान नहीं मिली? इसको क्यों नहीं स्त्री पुरुष की तरह अधिकार मिले? देखिए, अब आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि ये एक प्राकृतिक फिनोमिना है ना। अगर प्राकृतिक है तो राज्य को फिर वैसे ही इसको भी अधिकार देने चाहिए जैसे पुरुष को और महिलाओं को दिए। कहीं ना कहीं राज्य ने अपनी दायित्व निभाए नहीं, है ना। अर्थात राज्य ने एक अभिभावक के तौर पे अपने दायित्व को नहीं निभाया। या कहिए कि भारत में अगर इस चीज को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता या इस चीज को नहीं समझा जाता तो भारत की डेमोक्रेसी कमजोर रहेगी। और अब अपनी डेमोक्रेसी को, अगर हम ये कहते हैं ना पूरे विश्व में कि भारत विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो ये भी हमारा फिर दायित्व है कि हम उस वर्ग को फिर से सशक्त करें। फिर आप कहेंगे कि ऐसा क्या होगा, इनका क्यों फायदा करें? अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि LGBTQ या ट्रांसजेंडर या हिजड़ा समुदाय का फायदा कर, अगर आप इनका सशक्तिकरण करते हैं तो उससे पूरे समाज का फायदा होगा। आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो आपको समझ में आएगा, है ना। चलिए इसको समझते हैं, ठीक। एक है, जैसे मान लो ब्रेन ड्रेन, है ना, जिसको हम बोलते हैं मस्तिष्क का निकास, है ना। कैसे? मान लो भारत में बहुत अच्छे अभी लड़के लड़कियों की बात करते हैं, स्त्री पुरुष की, बहुत होशियार कुछ पुरुष हैं, बहुत होशियार कुछ स्त्री हैं। मतलब ऐसे पुरुष हैं जो बहुत शानदार वैज्ञानिक बनेंगे, या कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो शानदार खिलाड़ी बनेंगी। लेकिन भारत में स्त्री और पुरुष के साथ इतना गलत होता है ना। मान लो इतना गलत हो रहा है अभी कि, या सामान्य जनता के साथ इतना गलत होता है, और वो सामान्य परिवार से हैं दोनों सब कोई, तो वो लोग इस देश को छोड़ देंगे और कहाँ चले जाएंगे? यहाँ उनका सम्मान होगा। होता है ऐसा। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन ड्रेन। अर्थात हमारे देश से अच्छे दिमाग वाले लोग चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उनको इस देश ने उतनी इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं दी, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो जैसे मान लो कि भारत है, भारत में एक कोई वर्ग है, मान लो, जैसे मान लो अभी हम कहते हैं आदिवासी वर्ग। अगर भारत में आदिवासी वर्ग को सम्मान नहीं दिया जाएगा तो आदिवासी का कोई मान लो बहुत अच्छा खिलाड़ी है तो क्या करेगा? भारत में न जाके कहाँ से खेलने लगेगा? चलो USA से जाके खेलने लगेगा। ऐसे मान लो कोई आदिवासी या ट्राइबल समुदाय में एक बहुत अच्छा दिमाग का तेज वैज्ञानिक है, और चूंकि भारत में आदिवासियों को इज्जत नहीं मिलती, एक कल्पना कर रहे हैं अभी, तो क्या करेगा? वो चला जाएगा USA, उसे वहाँ तो खूब इज्जत मिलेगी, और जब वहाँ उसे इज्जत मिलेगी वो मन लगा के काम करेगा और एक दिन नोबेल मिल जाएगा उसको, तो हम क्या कहेंगे? अरे वो भारत का था। तो ये बताओ वो जा क्यों रहा है आखिर, है ना। कितना बड़ा नुकसान हो गया
अगर मान लो भारत में ही फेसबुक की स्थापना होती, भारत में ही गूगल की स्थापना होती, तो क्या भारत के लिए कितनी बड़ी बातें होती ये सब, है ना। भारत में ही मान लो एप्पल का बना होता तो ये सब क्या होता। एक वैज्ञानिक कितने बड़े काम कर सकता है ना। अगर एक वैज्ञानिक भी अपने देश से चला गया तो कितना नुकसान है। और इसी तरह मान लो कई ऐसे वैज्ञानिक, कई ऐसे कलाकार, कई ऐसे बौद्धिक लोग हैं जो भारत को इसलिए बस छोड़ देते हैं क्योंकि भारत में उन्हें अपनापन नहीं लगता, क्योंकि वो किससे होते हैं, LGBTQ समुदाय से, अर्थात ट्रांसजेंडर समुदाय से। और चूंकि हमारा समाज उनको कोई इज्जत नहीं देता तो वो इस समाज को छोड़ देते हैं और USA UK चले जाते हैं। या ये कहिए कई बौद्धिक लोग, कई बहुत बड़े वैज्ञानिक, कई लेखक सुसाइड कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। इसमें अलीगढ़ के एक प्रोफेसर को आप याद कर सकते हो, है ना। मैंने अलीगढ़ मूवी का भी नाम लिखा है, आप अलीगढ़ मूवी जरूर देखिएगा। उसमें पता चलेगा कि एक प्रोफेसर जो LGBTQ समुदाय का था उसको कितनी हीन भावना होने लगी जब उसे समाज के सभी लोगों ने कहा तुम गलत हो, जबकि वाकई समाज गलत था, वो व्यक्ति सही था। एक भीड़ ने एक प्रतिभा को हत्या कर दी, है ना। तो इस तरह आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा हमारा संसाधन, हमारे रिसोर्स जो पूरे समाज के लिए फायदेमंद हो सकता था। अब मान लीजिए प्रोफेसर कोई ऐसी रिसर्च कर लेता जो पूरे समाज को फायदा देती, है ना। हमने तो खो दिया ना उसको अपनी बेवकूफ़ी में। तो ऐसे ही अब हमें क्या करना होगा, उस समुदाय के सम्मान करना होगा, उस समुदाय की इज्जत करनी होगी, उस समुदाय को मजबूत करना होगा, ताकि अब कोई उस समुदाय का व्यक्ति देश को छोड़ के ना जाए, या सुसाइड ना करे, या खुद को कमजोर ना महसूस करे कि वो अपने काम को अच्छे से ना कर पाए, है ना। उसका खुद आप दिन भर उसको कोसोगे या उसके मजाक उड़ाओगे तो क्या होगा, वो कर पाएगा क्या अच्छे से काम, नहीं कर पाएगा, है ना। तो अब हमें क्या करना होगा, अपने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों का भी सम्मान करना होगा, अर्थात उन्हें सशक्त करना होगा। फिर हम एक तरफ कहते हैं कि हम समावेशी विकास चाहते हैं। समावेशी विकास क्या होता है, समाज के हर वर्ग का फायदा हो, है ना। तो अगर हमें समावेशी विकास करना है तब भी तो ये जरूर बनता है कि हम ट्रांसजेंडर समुदाय का फायदा दें। हम कहते हैं कि हम गांधी की विचारधारा को मानते हैं। गांधी कौन थे, जो कहते थे कि सर्वोदय हो, अर्थात सबका उदय हो। तो अगर सबका उदय है तो फिर इस वर्ग का भी तो उदय होना चाहिए। तो आप कह सकते हो सर्वोदय की धारणा को अगर हमें जिंदा रखना है, अर्थात गांधी के विचारों वाला हमें देश बनना है, तो हमें ट्रांसजेंडर समुदाय का सशक्तिकरण करना होगा। मैंने आपको बताया कि कितने आर्थिक रिसोर्स होते हैं, कई वैज्ञानिक, कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बेहतरीन काम कर सकते थे, लेकिन हम उनको खो देते हैं, उनसे समाज को ही फायदा होता है ना। इसी तरह आप ये मान के चलो कि अगर एक थोड़ी बात सोचिएगा कि मैंने आपको नक्सलवाद पढ़ाया था, तो नक्सलवादी क्यों बने, क्योंकि उनको समाज ने स्वीकार नहीं किया था, उनको राज्य ने वो फायदे नहीं दिए थे जो उम्मीद कर रहे थे, है ना। तभी तो उनमें गुस्सा था। कई लोग आतंकवादी क्यों बनते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है ना, उनके अंदर गुस्सा होता है। तो आप मुझे ये मान के चलो कि जब एक समुदाय के साथ इतने सालों से गलत हो रहा है तो समुदाय क्या कर सकता है, हिंसा कर सकता है। वो समुदाय क्या करेगा, वो राज्य के प्रति अपना गुस्सा जाहिर करेगा। तो क्या उसका गुस्सा हिंसा के तौर पे नहीं निकलेगा। फिर आप कहोगे कि हिंसक हो गए, है ना, ये उग्रवादी हो गए, ऐसा हो सकता है। वो चाहे तो हथियार उठा सकते हैं। जब आप उनका सदियों से मजाक उड़ा रहे हो तो उनका हथियार उठाना गलत नहीं हो जाएगा। मैं यहाँ उनको प्रोत्साहन नहीं दे रहा, लेकिन आप एक बार उनके दिल से सोच के समझो, है ना। अगर वो हथियार उठा सकते हैं तो हमारा ये दायित्व तो बनता है कि हम उनको अभी से समझें, उनके साथ न्याय करें, ताकि वो भविष्य में कभी हथियार ना उठाएं, है ना। तो ये आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी है, ये संवैधानिक दायित्व, ये राज्य का कर्तव्य, ये समावेशी विकास, सर्वोदय विकास, इन सब के लिए जरूरी है। साथ में आप ये मान के चलो कि अंतरराष्ट्रीय छवि तो अपनी सुधरेगी, है ना। आपको कहा जाए कि भाई विश्व में दो तरह के देश हैं। एक ऐसा देश है जिन्होंने ट्रांसजेंडर को अभी अलाउ नहीं किया, कुछ भी, उनको अपराध मानते हैं। दूसरे देश ऐसे हैं जिन्होंने ट्रांसजेंडर की सारे अधिकार दिए, है ना। तो हम बताओ किस देश में आना चाहेंगे। अरे प्रगतिशील देशों में आना चाहेंगे, प्रोग्रेसिव देशों में आना चाहेंगे, जिन्होंने ट्रांसजेंडर लोगों को समझा है। तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि भी तो अच्छी होगी। क्या आप खुद को रूढ़िवादी दिखाना चाहेंगे,
आप खुद को प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव, समझदार दिखाना चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते, बनना भी चाहते हैं, तो कब बनोगे भाई? एक इंडेक्स आ जाए, मान लो कि किस देश की सोसाइटी सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, तो मान लो जैसे फिनलैंड का सबसे पहले नंबर, नॉर्वे का दूसरा, तो क्या भारत का सबसे बाद के देशों में आए? अरे नहीं आना चाहिए ना भाई, 10 के अंदर आ जाए, 15 के अंदर, क्योंकि हम तो प्रोग्रेसिव कल्चर के थे ना, हमने हमेशा परिवर्तन को स्वीकार किया है। अरे भारत में खजुराहो में आप चले जाओ तो खजुराहो में समलैंगिकता के आपको पेंटिंग दिख जाएगी, मतलब हम पहले से स्वीकार करते थे। हमारे यहाँ क्या हुआ, जो ब्रिटिश आए, उन ब्रिटिश ने कुछ ऐसे कानून बना दिए जो समलैंगिकता को अपराध घोषित कर दिए, और हम आज तक उसको मानते चले आ रहे हैं। ठीक है, जो आईपीसी की धारा 377, वो हमारी समझ नहीं थी, वो उन ब्रिटिश वालों की समझ थी जिनकी उतनी बौद्धिक क्षमता ही नहीं थी उस समय। हमारे तो आप खजुराहो के मंदिरों में देख लीजिए, या कई ऐसे ग्रंथ है जिसमें पहले से वर्णन है समलैंगिकता के, है ना। हमने तो उसको स्वीकार किया था, लेकिन जब ब्रिटिश आए, और चूंकि खुद को बौद्धिक मानते थे, पर वास्तव में ना कई मामले में हमसे बहुत पीछे थे वो, कई क्या बहुत से मामलों में पीछे थे। जब आप पढ़ोगे ना तो आप पाओगे वाकई भारत बहुत पहले से विकास कर चुका था। हाँ, आजकल कई बौद्धिक लोग इसको मजाक उड़ाने लगते हैं ना, जो खुद को नाइस दिखाते हैं, बौद्धिक बनते हैं, अरे ये क्या यार, तुम फिर धर्म को ले आए, ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भारत कई मामलों में यूरोपीय संस्कृति से बहुत आगे था, चाहे लोकतंत्र का मामला हो, चाहे साइंस का मामला हो, चाहे विज्ञान का मामला हो, चाहे समाज का मामला हो, हम सब मामले में एक समय बहुत आगे थे। फिर इस बात को यहीं दूसरे तरफ न चला जाए, तो हमने क्या किया, हमने आज की डेट में अगर उसे अपराध घोषित रखेंगे तो हमारी समाज सोसाइटी कैसे कहलाएगी, कंजर्वेटिव। तो भाई हमें अपनी इंटरनेशनल इमेज भी सही करनी है, ताकि इंडेक्स में मान लो कभी भी नाम आए तो हमारा अच्छी जगह आए। ये कब होगा, जब हम अपने समाज में प्रगतिशील पहलुओं को जोड़ेंगे। दूसरी बात, इस समय एक है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना। विश्व समुदाय ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उस लक्ष्य में क्या है, सभी का विकास, है ना। तो सभी का जब विकास निश्चित है तो फिर इस समुदाय का भी तो विकास करना होगा, क्योंकि SDG को मानने के लिए भारत क्या है, एक प्रकार से नैतिक रूप से बाध्य है ना। अगर नैतिक रूप से भारत बाध्य है SDG लक्ष्य को मानने के लिए, तो भारत को इस समुदाय के साथ भी न्याय करना होगा, तभी हम SDG के लक्ष्य पा पाएंगे। तो मैंने आपको बहुत से तरीके बता दिए जिसके आधार पे आप कह सकते हो कि इनका सशक्तिकरण होना चाहिए। आप कह सकते हो मानव अधिकार भी तो इनको मिलते हैं। अरे भाई, होगा कोई भी जेंडर, लेकिन है तो मानव ही ना। स्त्री, पुरुष, ट्रांसजेंडर वुमेन, ट्रांसजेंडर मैन, हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसजेंडर वुमेन, होमोसेक्सुअल ट्रांसजेंडर मैन, कोई भी वर्ग हो, लेकिन है तो मानव। क्यों नहीं है मानव? अरे आप किसी को मानव क्यों कहते हो? इसलिए थोड़ी कहते हो कि 2 हाथ 2 पैर दिमाग, है ना। उसके अंदर कुछ वैल्यू सिस्टम होता है। एक महिला को मानव क्यों कहते हो, एक पुरुष को मानव क्यों कहते हो, एक ऐसे पुरुष को भी क्यों मानव कहते हो जिसके दोनों हाथ ना हो, कोई भी कलर हो उसको मानव क्यों कहते हो, गोरा मनुष्य हो तो भी मानव, काला मनुष्य हो तो भी मानव, ठीक है, 6 फीट का मनुष्य हो तो भी मानव, 2 फीट का मनुष्य हो तो भी मानव। तो क्यों कहते हो उसको मनुष्य, क्यों कहते हो उसको मानव? क्योंकि उसके अंदर कुछ वैल्यू है, जैसे प्यार, सौहार्द, केयर करना, है ना, सिंपैथी, बौद्धिक क्षमता, यही सब चीजें होने के कारण तो हम मानव कहलाते हैं। तो क्या ट्रांसजेंडर समुदाय मानव नहीं है? बिल्कुल मानव है। अगर वो मानव है तो उसको मानव अधिकार भी मिलने चाहिए। तो इस तरह आपको ये समझ में आना चाहिए कि ट्रांसजेंडर समुदाय के मानव अधिकार, लोकतंत्र, सर्वोदय, समावेशी विकास, ये सब बातें बार बार बोल रही हैं कि इस समुदाय का अब उत्थान होना चाहिए। तो चलिए, ये तो क्लियर हो गया कि अब उत्थान होना चाहिए, पर मन में सवाल है कि उत्थान कैसे हो, है ना, अर्थात सशक्तिकरण कैसे हो। सशक्तिकरण कैसे हो? देखिए, सशक्तिकरण के लिए आपको 2 स्तर पे काम करना पड़ेगा, राज्य के स्तर पे और समाज के स्तर पे। अब आप कहोगे ये 2 स्तर क्या होते हैं? आप मुझे बताओ, सशक्तिकरण मतलब परिवर्तन लाना, है ना,
परिवर्तन आसान नहीं होता। अगर आप सोचो राज्य का मतलब है जहाँ कानून, आप सोचो केवल कानून बनाने से चीजें सही हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। हमें समाज में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। एक उदाहरण आप देखिए, क्या वर्तमान में अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो गई है? आप सच्चाई जानते होंगे, है ना। 60-70 साल हो गए कानून संविधान राज्य के होते हुए, है ना, और क्या सब कुछ पूरी सरकारी मशीनरी इसके लिए लगी हुई है कि अस्पृश्यता खत्म होनी है। अर्थात गांव-गांव में भी सरकारी मशीनरी है, SC/ST एक्ट है, संविधान में लिखा हुआ है सीधे कि अस्पृश्यता अपराध है। लेकिन आपको पता है ना कि आज भी कई जगह अनटचेबिलिटी है। ये छोड़िए, दहेज के लिए कानून बना हुआ है ना कि दहेज लेना पाप है, लेकिन समाज में आज भी सामान्यतः सब कोई दहेज लेते हैं। तो क्या कहा जाए कि मात्र कानून बनने से समाज अच्छा नहीं हो जाता, कानून भी जरूरी है, उसके साथ साथ समाज में भी परिवर्तन जरूरी है ना। तो हमको दोनों स्तर पे काम करना पड़ेगा। आप देखिए कि कानून ने नौकरी तो दे दी सभी दलित वर्गों को, तो है ना, दलित वर्गों का नौकरी के मामले में तो सशक्तिकरण कर दिया, पर समाज में या कहिए गांव में आज भी कई जगह उनके साथ भेदभाव होता है। क्यों? राज्य तो अपना काम कर रहा है ना, उससे सुधार भी हुआ, या ये कहिए कि उससे बहुत हद तक सुधार हुआ, लेकिन पूरी तरह से सुधार नहीं हुआ। मेरी बात समझिएगा, मैं दो भागों में बांट रहा हूँ किसी चीज़ को। समाज अलग होता है, राज्य अलग होता है। राज्य का मतलब ये समझ लीजिएगा जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, जो कानून है, बस वो। लेकिन सोसाइटी बिल्कुल अलग चीज़ है इससे, है ना। जैसे हमारा राज्य समाज, जैसे हमारा राज्य है, जो स्टेट है वो धर्म नहीं मानता, है ना। हमारे स्टेट का कोई धर्म नहीं है, लेकिन हमारे समाज में अभी भी धर्म का बहुत प्रभाव है ना। तो दोनों में अंतर समझ रहे हो ना। थोड़ी मैं पढ़ाते समय इसका मतलब लेवल ऊपर कर देता हूँ, तो मुझे लगता है कहीं आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ लिया करो, है ना, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य रहता है कि आपको सबसे अच्छी चीज़ जानने को मिले। तो फिर बात समझ में आ गई आप। जैसे मैंने दहेज का बताया, सबसे अच्छा इसका उदाहरण आप दलित उत्थान का देखिए। राज्य ने काम किया तो काफी हद तक उत्थान हुआ, लेकिन समाज में अभी भी इस वर्ग को कहीं ना कहीं गांव में आप देख लीजिए इसके साथ भेदभाव होता है। तो हमें कहाँ काम करना है? हमें यहाँ भी काम करना है, अर्थात समाज में भी उनकी स्वीकारता बढ़े, और हमें राज्य में भी उसकी स्वीकारता बढ़ानी है। अर्थात हमको दोनों स्तर पे अब काम करना होगा, तभी हम इस समुदाय का उत्थान कर सकते हैं। आप मैंने जो अभी बातें बोली, इसे किसी भी समुदाय के संदर्भ में लिख लीजिएगा। दहेज वाले केस हो, अब स्त्री के संदर्भ में कानून तो बहुत सारे बने हैं, पर समाज में अभी भी स्त्री को लेके वो दृष्टिकोण नहीं है जो होना चाहिए था, है ना। तो इसलिए इस बात को स्पष्ट कर लीजिएगा कि राज्य व समाज दो अलग अलग इकाई होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि राज्य में क्या हो। अगर राज्य में ऐसा क्या करना चाहिए, तो चलिए राज्य के स्तर पे बात करते हैं, है ना। तो देखिए, राज्य को सबसे पहले क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे इनका आर्थिक अवसर मिले, है ना, इनको शैक्षिक अवसर मिले, और इनको सामाजिक अवसर मिले, है ना। साथ ही इनको राजनीतिक अवसर मिले, अर्थात हर क्षेत्र में इनको सशक्त करना होगा। कैसे? सामाजिक रूप से कैसे इनको मिलेगा? सरकार ऐसे कानून बना दे कि समाज में अगर कोई वर्ग या कोई व्यक्ति या कोई संस्था इस समुदाय के साथ गलत करती है तो उसको दंड मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल में अगर कोई ट्रांसजेंडर एडमिशन लेने जाए और स्कूल उसको मना कर दे, तो स्कूल का लाइसेंस निरस्त हो जाना चाहिए या स्कूल को फाइन देना पड़ेगा। तो कोई संस्था, कोई सामाजिक संस्था क्या कभी गलत करेगी? नहीं करेगी, डर के मारे नहीं करेगी ना। तो ये राज्य जो काम करेगा वो डर पे करेगा, है ना, और डर के आधार पे काम करेगा। तो सबसे मेन डर क्या है कि गलत करोगे तो फाइन। जैसे आज के समय में होता है ना कि अगर SC/ST समुदाय के साथ गलत किया तो सजा होगी, तो इसी तरह अब कानून बनाना होगा कि ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ भी गलत नहीं हो सकता। साथ में उनको राजनीतिक रूप से मजबूत करना होगा।
अर्थात क्या करना पड़ेगा, उनको आरक्षण देना पड़ेगा, उनको आर्थिक आधार पे भी आरक्षण मिलना चाहिए ताकि वो नौकरी जल्दी से जल्दी पाएं। अगर ट्रांसजेंडर समुदाय को नौकरी मिलेगी तो भी क्या होगा, उनका उत्थान होगा, उन्हें अच्छे अच्छे स्कूलों में एडमिशन मिलना चाहिए। ये काम सरकार क्या करे, एक्टिव होके करे। ट्रांसजेंडर के लिए अलग स्कूल हो जाए, चाहे अलग यूनिवर्सिटी हो जाए, है ना। तो इस तरह सरकार को राजनीतिक रूप से उसका उत्थान करना होगा। जैसे अभी तक एंग्लो इंडियन आते थे ना चुन के, तो सरकार कह दे कि राष्ट्रपति जी जब भी लगे तो उनको क्या है, ट्रांस समुदाय के लोगों को मनोनीत कर सकता है, दो मान लो ऐसे बोल दें, है ना। क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि ट्रांसजेंडर का भी वोट से आ जाएंगे, क्योंकि इनकी संख्या बहुत विभाजित है। किसी शहर में 100 है, किसी पे 200, किसी में 300, कहीं 500, कहीं 100, है ना। तो कहीं इनका कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं जीत सकता, लेकिन अगर इन सबको मिला दिया जाए तो इनकी संख्या इतनी तो हो जाती है ना कि इनके लिए एक सांसद होना चाहिए। ऐसे एंग्लो इंडियन के लिए था पहले, तो अब जो एंग्लो इंडियन की जगह खाली हो गई है क्योंकि अब उसकी वो 2 सीटें खत्म कर दी गई हैं, तो इस समुदाय को 2 सीटें दे दी जाए। जब उसके 2 सांसद संसद में बैठेंगे, जो 2 ट्रांसजेंडर समुदाय के सांसद बैठेंगे, तो संसद में जब कोई वार्ता हो रही होगी तो उनका भी तो उसमें सहभागिता होगी। जैसे मान लो संसद में वार्ता हो रही है कि हर चौराहे में शौचालय बनेगा, तो ये होगा कि चलो पुरुष शौचालय, महिला शौचालय, तो वो समुदाय कहेगा ना कि हमारे लिए भी ऐसे शौचालय बनवाओ, हमारे लिए भी एक वॉशरूम बनवाओ, ठीक है। अभी आप देखते हो कि 2 समुदाय होते, एक तो ऐसे और दूसरा ये, ठीक। तो क्या होगा, तीसरा वर्ग कहेगा कि हमें भी एक करवाओ, है ना। ये हो गया ट्रांसजेंडर, एक वॉशरूम अलग से होना चाहिए। अर्थात हमारे लिए भी सरकार की नीतियां बने। नीतियां कब बनेगी, जब नीतियां बनाने वाले लोग ट्रांसजेंडर समुदाय को समझेंगे, है ना। और ये कोई इतना बेहतर नहीं समझ सकता जितने ट्रांसजेंडर खुद को समझ सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस समुदाय के लोगों को सांसद में या राजनीतिक आरक्षण देना होगा, शैक्षिक आरक्षण देना होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा पाएं। भाई अभी तक इन्हें एजुकेशन ही तो नहीं मिली, तभी तो ये पिछड़ा रह गया वर्ग, है ना। इन्हें नौकरी में आरक्षण देना होगा, ठीक है। इन्हें समाज में भी विशेष रूप से आरक्षण देना होगा। इन्हें समाज में इनके साथ कोई गलत करे ना तो उसको फाइन करना होगा, दंड देना होगा। इस तरह राज्य कानून बनाकर इनको क्या कर सकता है, सशक्त कह सकता है। अर्थात राज्य को क्या करना है, जो इनके साथ लोग गलत कर रहे हैं उनको सजा दे, साथ में इनके लिए विशेष प्रावधान करे, क्योंकि ये कमजोर वर्ग है, इसको सरकार विशेष केयर करे। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह हमें ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए राज्य के द्वारा कुछ विशेष प्रावधान करने होंगे। राज्य इस संदर्भ में एनजीओ की हेल्प ले सकता है ना, क्योंकि जो एनजीओ होते हैं ना वो क्या करते हैं, उनके पास किसी क्षेत्र का विशेष ज्ञान होता है। अब जो महिलाओं के क्षेत्र में एनजीओ होंगे उनको महिलाओं के संदर्भ में ज्ञान होगा कि इनको कैसी ज़रूरतें होती हैं, इनकी क्या आवश्यकताएं होती हैं, ये किस समस्या से सामना कर रही हैं। जो पुरुष संदर्भ में एनजीओ होंगे उन्हें उस संबंध में ज्ञान होगा। जो जानवरों के संबंध में एनजीओ होते हैं जैसे WWF, है ना, पेटा, उन्हें जानवरों के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान होता है। जो चिड़ियाओं के मामले में कोई होगा उन्हें चिड़िया के बारे में ज़्यादा अच्छा ज्ञान होगा, बर्ड्स, है ना। तो हर क्षेत्र का इन्हें विशेष ज्ञान होता है। तो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी कई एनजीओ काम करते हैं। तो वो समुदायों के साथ मिलकर सरकार को काम करना होगा। सरकार को ऐसी समावेशी नीतियां बनानी होंगी जो ट्रांसजेंडर समुदाय को भी फायदा दे। अर्थात अब कोई भी सरकारी नीति बने तो ये भी ध्यान देना होगा कि उसका ट्रांसजेंडर समुदाय में क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे हम लोग एक सुनते हैं ना बजट, जेंडर बजटिंग। तो जेंडर बजटिंग को क्या समझते थे, ऐसा बजट जो महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान दे, है ना। यही होता था ना जेंडर बजटिंग। तो क्यों नहीं हो सकता ट्रांसजेंडर बजटिंग। अब समय आ चुका है कि अगर जेंडर बजटिंग ही शब्द यूज हो रहा है तो फिर हर जेंडर के साथ न्याय हो, वो चाहे वुमेन हो, चाहे मैन हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, है ना। तो अब हमें ये कहिए कि जेंडर शब्द को बड़ा करना होगा। जैसे हम कोई भी सरकार पॉलिसी बना रही है तो उस पर यह बात भी करनी होगी कि इसका ट्रांसजेंडर समुदाय में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह सरकार नौकरी दे, सरकार इनको मजबूत करे, आर्थिक रूप से इनको स्कॉलरशिप दे सकती है, इनको भत्ता दे सकती है ना। साथ में सबसे बड़ी एक समस्या है, इनकी स्वास्थ्य संबंधित अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सरकार उसके लिए हेल्थ पे विशेष ध्यान दे। जैसे मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे मान लो इनके लिए होता है एक सेक्स रीअसाइनमेंट थेरेपी, है ना। जैसे मान लो एक पुरुष है ना, जिसका सेक्स
मेल है मान लो, वो जब पैदा हुआ तो उसको ऐसा, उसको देख के उसके घर वालों ने कहा ये लड़का पैदा हुआ है। क्यों? कि उसकी बायोलॉजिकल एनाटॉमी अर्थात उसके जननांग क्या है, पुरुष की तरह है। तो ठीक है, वो 12-13 साल का होता है, लेकिन उसको ये पता चलता है कि भाई मैं तो महिलाओं के लक्षण ज़्यादा रखता हूँ, अर्थात मुझे तो महिला होना चाहिए, मेरी आत्मा तो महिला की है पर मेरा शरीर पुरुष का है ना। तो फिर क्या हो, जैसे मैं इसको बताता हूँ, जैसे मान लो जब पैदा हुआ मान लो, ठीक है, तो मान लो ये कहा कि भाई ये मेल है ना, लेकिन बाद में पता चला कि ये शरीर से तो मेल है, लेकिन मान लो शरीर से तो मेल है ये शरीर, ठीक है, लेकिन ये क्या, आत्मा इसकी फीमेल की है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रांसजेंडर वुमेन, है ना। अब ये पूरी जिंदगी घुट घुट के जिएगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसके शरीर में और इसकी आत्मा में कोई समन्वय नहीं है। इसी को बोलते हैं जेंडर डायस्पोरिया, है ना, या कहिए लैंगिक तनाव। अगर मैं बहुत सरल भाषा में कहूँ तो लैंगिक रूप से ये क्या तनाव में रहेगा हमेशा, है ना। समाज के सामने इसे पुरुष बन के आना होगा, जबकि वास्तविकता से ये महिला है। तो ये क्या करे, अगर मान लो ऐसी हेल्थ टेक्नोलॉजी आ जाए कि ये अपने ऑपरेशन करा ले और ऑपरेशन करा के अपने शरीर को भी महिला की तरह कर ले, तो शायद इसको जीवन में तनाव खत्म हो जाएगा और ये एक महिला के तौर पे अब खुद को बना चुकी होगी, है ना। देखिए, आप आत्मा नहीं बदल सकते, है ना। आप किसको बदल सकते हो, शरीर को बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। आत्मा का ऑपरेशन नहीं होगा, शरीर का ऑपरेशन होगा, ऐसे ही कुछ होता है। तो आप क्या करो, इसका क्या करो, इसका ऑपरेशन करा दो, अब इसका शरीर भी फीमेल हो जाएगा और इसकी आत्मा भी फीमेल हो जाएगी, तो यह हो जाएगा पूरी तरह से फीमेल। और ऐसा संभव है, इसको बोलते हैं सेक्स रीअसाइनमेंट थेरेपी, ठीक है। लेकिन ये भारत में अभी बहुत कम होता है। तो सरकार को चाहिए कि इसकी सुविधाएं बढ़ाए, ताकि कई ऐसे लोग हैं जो अपना सेक्स रीअसाइनमेंट थेरेपी के माध्यम से या जेंडर रीअसाइनमेंट थेरेपी के माध्यम से खुद को एक पूर्ण जीवन देंगे, है ना। अर्थात स्पष्ट रूप से हो जाएगा कि भाई अब ये या तो महिला होगा या पुरुष, अगर उनका मन हो तो, जबरदस्ती की बात नहीं है। मैं आपको जैसे एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी इस संदर्भ में था, है ना, उसकी चलिए बाद में चर्चा करेंगे, अभी इतना समझ लीजिए। इस तरह क्या करना होगा, एजुकेशन में, हेल्थ में और सभी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैसे अब इनकी एक संस्कृति होती है, उस संस्कृति को भी हमें क्या करना होगा, संरक्षण करना होगा, है ना। तो सांस्कृतिक रूप से इन्हें एम्पावर करना होगा। तो इस तरह आप कह सकते हो कि ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य के द्वारा सशक्त किया जा सकता है। पर याद रखिएगा, मैंने क्या कहा था कि समाज भी सशक्त होगा, करेगा तभी होगा, अर्थात समाज जब तक नहीं करेगा, अब समाज कैसे सशक्त करेगा। अब मैं एक उदाहरण और देता हूं, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए राज्य ने कहा कि हर व्यक्ति नौकरी पा सकता है, हर ट्रांसजेंडर नौकरी पा सकता है। मान लो एक ट्रांसजेंडर किसी स्कूल का प्रिंसिपल बना, किसी गांव के स्कूल का, क्योंकि राज्य ने कानून बना दिया है ना। अब इस स्कूल में मान लो ये क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। अब यहाँ जो बच्चे जाएंगे वो उस गांव के हैं, उस समाज के हैं, वह समाज जो ट्रांसजेंडर को क्या मानता था, अपराधी या बीमार। तो क्या बताओ, ये बच्चे कभी इसको अपने गुरु के तौर पे स्वीकार करेंगे? पूरा गांव आ जाएगा इसको हटाने के लिए कि हमारे गांव में ये प्रिंसिपल नहीं हो सकता। ऐसे आप देखिए, कई बार मिड डे मील में समस्या आती है। मिड डे मील में जब पता चलता है कि खाना बनाने वाली कोई SC ST समुदाय की है, तो उस गांव के लोग विरोध कर देते हैं। फिर गांव को समझाया जाता है ना। प्यार से नहीं समझेंगे तो डंडे से समझेंगे, क्योंकि जो गलत है सो गलत है। तो आप बताओ कि ऐसे मामले में चलेगा, है ना, क्योंकि समाज ने अभी इसे स्वीकार नहीं किया। ये सच्ची घटना है। एक स्कूल में ट्रांसजेंडर अध्यापक बन के जाता है, लेकिन वहाँ के बच्चे उसको स्वीकार नहीं करते, है ना। तो इसलिए अब समाज को भी हमें बदलना होगा, समाज के लोगों को उनका स्वभाव बदलना होगा। और याद रखिए, समाज को बदलना इतना आसान नहीं होता। आप समाज को कह दो कि भाई ऐसा करोगे, या समाज को ये कह दो कि कल से ट्रांसजेंडर को बराबर से अधिकार मिलेंगे, आप ये मत सोचो कि 2 दिन में बदल जाएगा, है ना। मैंने कई उदाहरण दिए, दहेज का उदाहरण दिया, दलित उत्थान का उदाहरण दिया, भ्रष्टाचार का उदाहरण दिया, है ना। अच्छा, आप खुद से सोचो, आपको कई चीज़ें पता होती हैं, सत्य क्या है, लेकिन आप करते हो नहीं करते ना। जैसे मान लो आपको पता है कि तेज गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है और मौत हो सकती है, आपको सूचना है दिमाग में,
लेकिन आप मानते हो क्या? नहीं, तेज चलाते हो। लेकिन जिस दिन आप बच गए मरते मरते, या जिस दिन एक्सीडेंट हो गया मरे नहीं, उस दिन के बाद फिर नहीं चलाते होगे, क्योंकि आपको महसूस हो जाता है वो डर, है ना, वो फील हो जाता है, फिर आपको समझ में आता है। एक और उदाहरण देखिए, पहले हमें सबको पता था कि कूड़ा फेंकना गलत है, तब भी हम फेंकते थे, जानकारी थी हमें। लेकिन जब से फिर स्वच्छता अभियान चला और हमने देखा कि लगातार मोदी जी इसमें कर रहे हैं, तो फिर हमारे स्वभाव में आने लगा, है ना। जानकारी पहले भी थी हमें, लेकिन हम उसको नहीं फॉलो करते थे। पर आज की डेट में हम कूड़ा नहीं फेंकते। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव बदल गया है। मैं यहाँ कहना ये चाहता हूँ कि सूचना होना अलग बात है और उसको स्वभाव में आना अलग बात है। सूचना सबको होगी, लेकिन वो स्वभाव में चीज़ें नहीं आती। स्वभाव में कब आएंगी? जब आपका एटीट्यूड बदलेगा। समझे? ये एथिक्स में आएगा। समझ लीजिए, एटीट्यूड क्या होता है? जब आप जो चीज़ जानते हो उसके अनुसार व्यवहार करते हो। हर चीज़, अरे हमें सबको पता है कि एक दिन मर जाना है, इस बंगले का, इस गाड़ी का कोई काम नहीं है, लेकिन हम सब क्या करते? बंगला, कार खरीदते रहते हैं, है ना। हमें सूचना सब है, हमें सब पता है ये सब मोह माया है, लेकिन हम उसको स्वभाव में नहीं लाते। स्वभाव में आना बहुत बड़ी बात होती है। और अगर इस वर्ग का उत्थान करना है तो हमें इस स्वभाव में ये लाना होगा कि यह वर्ग हमारे जैसे ही है। अब सवाल है कि ये उत्थान में कैसे लाएंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा आप ब्रांड एम्बेसडर का यूज कर सकते हैं, है ना। कैसे? जो बड़े बड़े ट्रांसजेंडर समुदाय के फेमस लोग हैं, ऐसा नहीं, ट्रांसजेंडर में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं, हमें उनके द्वारा क्या करना होगा? एडवर्टीजमेंट करना होगा। हमें सड़क में नुक्कड़ नाटक करना होगा। हमें एजुकेशन सिस्टम में ये सब जोड़ना होगा कि बच्चे को बचपन से ही पढ़ाया जाए कि ट्रांसजेंडर समुदाय अपने ही लोग होते हैं। तभी, अरे आप ये बताओ, और इस तरह समाज में भी हमें पढ़ाना होगा। अब समाज में आप सोचो कि आपके घर में जब पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को देखा होगा शादी विवाह के कार्यक्रम में, तो क्या हो गया? उनके प्रति आपके मन में ऐसी बातें भरी गई होंगी कि आप उनसे चिढ़ने लगे होंगे। तो समाज ने सिखाया है ना, तो समाज को ही ये भी अब सिखाना है कि वो अच्छे लोग हैं। इसके लिए कौन काम आएगा? एजुकेशन, है ना। इसके लिए क्या काम आएंगे? हमें ब्रांड एम्बेसडर यूज करने पड़ेंगे। अब मान लो कोई बहुत बड़ा ट्रांसजेंडर क्रिकेटर है, जब वो आएगा समाज में और बोलेगा कि ट्रांसजेंडर कोई अपराध नहीं है, ट्रांसजेंडर सामान्य लोग होते हैं, तो क्या होगा? सब लोग सोचेंगे एक बार, हाँ यार सही होगा, है ना। जब हमारे देश के जो बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं वो ट्रांसजेंडर के बारे में खुल के चर्चा करेंगे, तब हम लोगों को अच्छा लगेगा। जैसे मान लो आप देखिए कि जिस एक जगह प्रॉब्लम हुई थी मिड डे मील को लेकर। मिड डे मील में क्या हुआ कि मिड डे मील दलित ने बनाया तो लोगों ने मना कर दिया, लेकिन वहाँ का जो डीएम था वो वही मिड डे मील खाने गया, तो सबको लगा यार जब डीएम खा सकता है तो हम भी खा सकते हैं, तो लोगों की सोच बदली ना। तो ऐसे ही जितने बड़े बड़े राजनेता हैं, जितने बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनको खुल के आना चाहिए इसके समर्थन में, ट्रांसजेंडर के, है ना। तभी लोगों का एटीट्यूड बदलेगा, तभी हमारे समाज का स्वभाव बदलेगा। एक व्यक्ति नहीं, पूरे समाज के स्वभाव को बदलना होगा हमें, है ना, ताकि कभी भी फिर दोबारा कोई ट्रांसजेंडर दिखे तो आप ये मत कहना कि ये बेकार लोग हैं, ये खराब लोग हैं, ये मत कहना, है ना। उनके साथ खराब किसने किया है ये आपको पता हो, ठीक। तो मैंने इस तरह बताया कि हम ट्रांसजेंडर समुदाय को कैसे सशक्त कर सकते हैं, ठीक। तो हमने एजुकेशन, नौकरी, सब चीज़ों की बात कर ली, है ना। अब चर्चा करते हैं क्या भारत में इसके मामले में कुछ काम हुआ है, अब भारत में क्या स्थिति थी। तो देखिए मैं बता दूं कि भारत में हाल ही के समय में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बहुत बड़े स्तर पे काम हुए। भारत में पहले क्या था? भारत में पहले ट्रांसजेंडर या होमोसेक्सुअलिटी को, है ना, इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं होमोसेक्सुअलिटी, ठीक। होमोसेक्सुअलिटी को अपराध माना जाता था, है ना। आईपीसी की धारा 377 के तहत इसको कहा जाता था ये अप्राकृतिक यौन संबंध है, और अप्राकृतिक यौन संबंध एक प्रकार से अपराध होता है ना। 377 आर्टिकल में लिखा था कि यदि कोई पशुओं के साथ यौन संबंध बनाता है या होमोसेक्सुअलिटी करता है तो अपराध होगा। अब आप देखिए जो धारा 377 थी वो होमोसेक्सुअलिटी को कैसे मान रही है? जैसे कोई व्यक्ति पुरुष के साथ कोई व्यक्ति जानवर के साथ सेक्स कर रहा हो, समझ रहे आप? तो ये था स्तर, है ना। तो होमोसेक्सुअलिटी को अपराध माना जाता था, क्यों? क्योंकि इसे अप्राकृतिक माना जाता था। पर
वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि धारा 377 असंवैधानिक है, क्योंकि अब यह बात पता चल चुकी है कि होमोसेक्सुअलिटी या समलैंगिकता या LGBTQ समुदाय जो है वो प्राकृतिक है ना, अर्थात अब यह प्राकृतिक है, अप्राकृतिक नहीं है, और इनको संविधान के अनुसार अब विशेष संरक्षण दिया जाएगा। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस समुदाय को मान्यता दी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के पहले इनको कोई मान्यता ही नहीं थी, है ना। आप फॉर्म भरने जाते थे, मैं बार बार बोल लूंगा, स्त्री व पुरुष ही आता था, 2 ही जेंडर, इनको कोई मान्यता ही नहीं थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इस समुदाय के लिए उत्थान का काम किया है। फिर हमारी संसद भी जागी और संसद ने इनके लिए एक कानून बनाया है, ट्रांसजेंडर के लिए एम्पावरमेंट करने के लिए कानून बनाया है। उस कानून में सजा का प्रावधान किया है जो इनके साथ गलत करेगा, साथ ही इनकी शिक्षा के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रावधान भी किए हैं, और एक संस्था भी बनाई है, ट्रांसजेंडरों के लिए एक प्राधिकरण भी गठित किया है जो इनके संबंध में शिकायतें सुनेगा, है ना। तो अब संसद ने भी काम कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी काम किया है, और अब भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय को एक प्रकार से मान्यता मिल रही है, स्वीकार्यता मिल रही है ना। अब उतनी हे दृष्टि से नहीं देखा जाता, तो ऐसा कह सकते हो कि अब उनको लेकर, अब कहा जा सकता है कि अब ट्रांसजेंडर को लेकर हम लोगों के मन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। अब मन में सवाल आता है कि ये सब परिवर्तन क्यों हुआ। तो मैंने आपको क्या कहा था कि ट्रांसजेंडर समुदाय को कभी भी आवाज़ ही नहीं कोई मिली, उनकी कोई आवाज़ ही नहीं बना, है ना, उनके कोई बड़ा नेता ही नहीं हुआ। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया, है ना, तो सोशल मीडिया उनके लिए सबसे बड़ी आवाज़ बना। सारे LGBTQ के समुदाय के लोग आपस में बात करने लगे, है ना। इन लोगों ने आपस में एक दूसरे से संपर्क किया और इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को सशक्त किया। साथ में समाज के बौद्धिक वर्ग को, प्रगतिशील वर्ग को भी इन्होंने जोड़ा और पूरे देश में ये एक आवाज़ बन के उभरे सोशल मीडिया के द्वारा। अब आप कह सकते हो सोशल मीडिया के क्या सकारात्मक पक्ष हैं, है ना। समुदाय के सबसे वंचित वर्ग को इन्होंने आवाज़ दी और फिर इसको सबको मान्यता देनी पड़ी, है ना। क्योंकि क्या होता था इनको कोई मान्यता ही नहीं देता था। जो अपने नेता हैं उनको वोट की चिंता है, और वोट की चिंता कारण इतने छोटे मोटे संख्या में ये लोग होते थे कि इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, तो नेता भी इनकी बात नहीं सुनते थे, संसद में भी कभी इनकी बात नहीं की जाती थी। लेकिन जब सोशल मीडिया में इनकी आवाज़ सामूहिक रूप से उठी और सबके लिए आवाज़ बनी, तो फिर नेताओं में दबाव बना और उन्होंने कानून बनाया। तो ये भी इसका एक सकारात्मक पक्ष है सोशल मीडिया का। तो चलिए अब आज का सवाल हम लोग देखते हैं कि सवाल क्या है। आज का सवाल ये है कि ट्रांसजेंडर समुदाय का उत्थान वर्तमान समय में जरूरी हो गया था, चर्चा करें। ठीक है, इसको 250 शब्दों में लिखना है और कोशिश करिएगा 7 से 8 मिनट में लिखें, है ना। थोड़ी मुश्किल होगा, थोड़ी नहीं बहुत मुश्किल होगा, पर अपनी क्षमता पहचानिएगा कि कितनी है ना। अभी मैं दबाव नहीं डाल रहा, आप 10-15 मिनट भी ले लीजिएगा, लेकिन यूपीएससी में केवल 6 से 7 मिनट में लिखना पड़ता है। ठीक है, कि एक सवाल 250 शब्दों का, है ना, 7 मिनट मैक्सिमम मान के चलिए। ठीक है, तो क्या था क्वेश्चन था कि ट्रांसजेंडर समुदाय का उत्थान वर्तमान में जरूरी था। चलिए, धन्यवाद।